गुलाम वंश की एक शासिका रजिया सुल्तान भारत में लंबे समय तक शासन क्यों नहीं कर पाई? क्या इसका कारण रजिया और रजिया के घुड़शाला के अध्यक्ष जमालुद्दीन याकूत के मध्य के प्रेम संबंध थे, जिन्होंने तुर्की लोगों को नाराज कर दिया? या फिर इसका कारण यह था कि रजिया एक महिला थी? या फिर रजिया में एक योग्य शासक के गुण नहीं थे? या वो एक अच्छी कूटनीतिज्ञ नहीं थी? इस संपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम भारत की पहली महिला मुस्लिम सुल्तान के संबंध में बात करेंगे, उसके शासनकाल के संबंध में बात करेंगे। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करते हैं। रजिया सुल्तान भारत में गुलाम वंश की 5वीं शासक थी। रजिया का शासनकाल रहा सन 1236 से और 1240 ईस्वी तक का। मोटा मोटा अगर कहें तो लगभग 4 वर्ष का, और लगभग अगर सटीक कहने का प्रयास करें तो 3 साल 6 महीने और 6 दिन के आसपास का रजिया का शासनकाल रहा था। रजिया से पहले के जो शासक थे गुलाम वंश के पहले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल था सन 1206 से 1210 तक। ऐबक के बाद कुछ समय के लिए उसका बेटा आराम शाह शासक बना था 1210 से 11 तक। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश शासक बना था 1211 से और 1236 तक। फिर इल्तुतमिश के बाद कुछ समय के लिए उसके ही बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया था 1236 में ही, कुछ महीनों के लिए। और अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटाकर रजिया अगली शासिका बनी थी। अब सबसे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर रजिया को गद्दी मिली कैसे, जबकि रजिया के पिता इल्तुतमिश तो चाहते थे कि रजिया शासक बने, लेकिन उस समय के जो अमीर थे, जो रईस थे, जो सरदार थे, जो 40 लोगों का जो ग्रुप था जिसको तुर्कान चहलगानी कहा जाता था, वो नहीं चाहते थे कि रजिया शासक बने। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, पीछे से इस इतिहास के इस विषय को शुरू करते हैं। इल्तुतमिश से हम शुरुआत करते हैं। इल्तुतमिश का शासनकाल रहा सन 1211 से और 1236 ईस्वी तक का, और इल्तुतमिश रजिया का पिता था, गुलाम वंश का तीसरा शासक था। इल्तुतमिश ने अपने जीते जी अपने बेटों की जगह अपनी बेटी रजिया को अगली शासिका घोषित किया था। दरअसल इल्तुतमिश चाहता तो यह था कि उसका जो बेटा है नसीरुद्दीन, वो अगला शासक बने। नसीरुद्दीन, ये वो नसीरुद्दीन नहीं है जो आगे चलकर शासक बना था, वो नसीरुद्दीन अलग है, और इल्तुतमिश के एक बेटे का नाम भी नसीरुद्दीन था। तो इल्तुतमिश की इच्छा थी कि मेरी मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन अगला शासक बने, लेकिन 1229-30 ईस्वी के लगभग नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई, और बाकी के जो बेटे थे उन बेटों को इल्तुतमिश अपने उत्तराधिकारी के रूप में योग्य नहीं समझता था, क्योंकि उसके जो बाकी बेटे थे वो आराम पसंद थे, अय्याशी में डूबे रहते थे। इसलिए इल्तुतमिश को लगा कि इन बेटों की बजाय तो मेरी जो बेटी है रजिया, वो ही अगली शासिका बेहतर रूप से सिद्ध हो सकती है। और रजिया ने अपने आप को एक अच्छा उत्तराधिकारी के विकल्प के रूप में साबित भी किया था। दरअसल जब इल्तुतमिश 1231-32 ईस्वी के दौरान ग्वालियर के अभियान पर था, तो उस समय कुछ समय के लिए इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रजिया को दिल्ली के शासन प्रशासन की व्यवस्था सौंपी थी, जब वो ग्वालियर में था, मतलब दिल्ली में उपस्थित नहीं था। तो इल्तुतमिश की गैर हाजिरी में रजिया ने दिल्ली का शासन और प्रशासन बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला था, और इसी वजह से इल्तुतमिश ने रजिया को अगली शासिका के रूप में घोषित कर दिया था। लेकिन अब जब 1236 में इल्तुतमिश ऊपर गया, मतलब जब उसकी मृत्यु हुई, तो उसके साथ उसकी बातें भी चली गई। बाकी के जो रईस थे, जो अमीर थे, जो 40 लोगों का ग्रुप था, थोड़ा सा मैं और स्पष्ट कर देता हूं कि इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था, ताकि लोग उसका विरोध ना करें, क्योंकि वो खुद भी एक गुलाम था, और ये डर था कि बाकी गुलाम मेरा विरोध कर सकते हैं। तो इन लोगों का एक ग्रुप बनाया था जिसको चालीसा या तुर्कान चहलगानी या चहलगान कहा जाता था। ये लोग इल्तुतमिश के समय उसके बहुत वफादार होते थे, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ये शासक के प्रति वफादार नहीं होते थे, शासक को कठपुतली की भांति अपने कंट्रोल में रखते थे। क्लियर है? वापस विषय पर आ जाइए। तो जब इल्तुतमिश ऊपर गया, तो इन सरदारों ने, रईसों ने, 40 लोगों के ग्रुप ने ये कहा इल्तुतमिश ऊपर गया, और उसकी साथ उसकी बातें भी ऊपर चली गई। तो इल्तुतमिश ने ये कहा था रजिया को शासिका बनाएंगे, भैया वो नहीं है, उसकी बातें भी नहीं है, अब यहां पर रजिया को नहीं बनाएंगे, वो महिला है, महिला हमारे ऊपर राज नहीं कर सकती है। तो इन रईसों ने
रजिया के स्थान पर इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अगला शासक बना दिया। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह आराम पसंद आदमी, अय्याशी में डूबा रहने वाला आदमी, तो वो तो मौज मस्ती में लीन रहता था और पर्दे के पीछे से उसकी जो माता थी, उसकी जो मदर थी शाह तुर्कान, वो एक तुर्की दासी थी, वो शासन संभालती थी। तो अब एक महिला शासन कर रही है, ये बात वहां के लोगों को, उस समय के लोगों को क्यों पसंद आएगी। साथ ही साथ एक दिक्कत और थी कि शाह तुर्कान ने चुन चुन कर लोगों से बदला लेना शुरू किया। तो उस समय के जो अमीर थे उनको यह बात पसंद नहीं आई, उन्होंने षड्यंत्र करने शुरू कर दिए। और जब दिल्ली में ऐसी अव्यवस्था फैली तो आसपास के और जो इक्ते थे, वहां के इक्तेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया, विद्रोह करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा इक्ता शब्द का मतलब आपको बता देता हूं। उस समय सल्तनत काल में जो छोटे छोटे या बड़े जो सूबे होते थे, प्रांत होते थे, उनको इक्ता कहा जाता था। और इक्ते का जो मालिक होता था उसको कहा जाता था इक्तेदार। दार का मतलब होता है मालिक। तो इन इक्तेदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू किया, विद्रोह करना शुरू किया। भले मुल्तान के इक्तेदार हों, लाहौर के हों, हासी के हों, बदायूं के हों। तो अब रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली से निकलकर इन विद्रोहों को दबाने के लिए जाना पड़ा। जब वो दिल्ली से गया तो रजिया को यह एक अच्छा अवसर लगा कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली में है नहीं, और इस अवसर का लाभ उठाकर क्यों ना दिल्ली की राजगद्दी वापस प्राप्त कर ली जाए। तो ऐसा बताया जाता है कि शुक्रवार का दिन था, लोग नमाज अदा करके मस्जिद से बाहर आ ही रहे थे। रजिया वहां पहुंच गई लाल कपड़े पहनकर। लाल कपड़े पहनने का अर्थ यह होता था, जिस व्यक्ति के साथ अन्याय होता था, जिसको न्याय चाहिए होता था, वो लाल वस्त्र पहनकर चला जाता था तो यह समझा जाता था इस व्यक्ति के साथ में अन्याय हुआ है। और रजिया के जो पिता थे इल्तुतमिश, उनके समय न्याय व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि इल्तुतमिश ने घंटियां लगाई हुई थी कि किसी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हो और उसको न्याय चाहिए तो वो व्यक्ति घंटी बजाकर और सुल्तान के सामने, मतलब इल्तुतमिश के सामने जा सकता था। इस प्रकार की ये न्याय व्यवस्था थी। खैर, रजिया वहां पर गई उन लोगों के सामने और उनसे कहा, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे पिता इल्तुतमिश ने मुझे अगला उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन मुझे सुल्तान ना बनाकर मेरे साथ अन्याय किया गया है। मैंने एक शासक के रूप में अपनी योग्यताओं को भी साबित किया है। जब मेरे पिता ग्वालियर अभियान पर थे 1231-32 के समय, उस समय मैंने दिल्ली का शासन प्रशासन संभाला और अपनी योग्यता को साबित किया। तो मतलब कुल मिलाकर बढ़िया सा एक भाषण दिया, उन लोगों को समझाया और वहां की जो आम जनता थी उनको अपने विश्वास में लिया, अपने फेवर में लिया। आम जनता ने विद्रोह कर दिया, किले पर, महल पर हमला बोल दिया और हमला बोलने के बाद जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के खेमे के जो अमीर थे, जो रईस थे, उनको मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। बाकी लोगों ने समर्पण कर दिया और इस जनता ने रजिया को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो रईसों ने या अमीरों ने तय नहीं किया था कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बाद अगला शासक कौन होगा, यह जनता ने तय किया था। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि लोकतांत्रिक प्रणाली देखने को मिलती है। लेकिन लोकतांत्रिक प्रणाली का मतलब वो नहीं कि आप उंगली से बटन दबाकर आप किसी को अपने वोटिंग के द्वारा किसी को चुन रहे हो। हालांकि जनता ने विद्रोह करके रजिया को उस समय गद्दी पर बैठा दिया। तो अब रजिया कैसे शासक बनी, ये तो बात आपको समझ में आ गई। रजिया शासक बन तो गई, लेकिन अब सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। चुनौतियां क्या कि बहुत सारे ऐसे रईस थे, ऐसे अमीर थे, ऐसे सरदार थे जो एक महिला को क्यों पसंद करेंगे शासक के तौर पर। तो एक इतिहासकार ने कहा भी है, मिनहाज ए सिराज ने, कि रजिया में एक योग्य शासक के सारे गुण थे, लेकिन उसमें एक ही कमी थी, वो महिला थी। दरअसल रजिया दरबार में आती थी, पुरुषों की भांति वो कपड़े पहना करती थी, उसकी वेशभूषा होती थी, वो अपने चेहरे को नहीं ढकती थी। उस समय का ये चलन ही था एक मुस्लिम राज्य में कि महिला अपने पूरे शरीर को ढकेगी, अपने मुंह को भी ढकेगी। लेकिन एक महिला का दरबार में पुरुषों की भांति आना और अपने चेहरे को खुला रखना, रजिया हाथी पर भी जाती थी तो पुरुषों की तरह ही वो वस्त्र पहना करती थी। और ये बात उस समय के कट्टर मानसिकता वाले लोगों को पसंद नहीं आई कि एक महिला पुरुषों की भांति व्यवहार कर रही है, एक महिला हम पे राज कर रही है। ये राज कैसे कर लेगी भैया, महिला राज तो करने ही नहीं देंगे हम। तो ये षड्यंत्रों का दौर चालू हो गया। और रजिया के सामने प्रॉब्लम थी क्योंकि उस समय तुर्की लोगों का बहुत प्रभाव था
और रजिया का पिता इल्तुतमिश भी 40 लोगों का जो ग्रुप बनाकर गया था, तुर्काने चहलगानी, इसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो रजिया ने इन तुर्की लोगों के प्रभाव को कम करने के लिए जो गैर तुर्की लोग थे उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाना शुरू कर दिया। ऐसा ही एक उदाहरण रखता हूं आपके समक्ष। एक व्यक्ति था जमालुद्दीन याकूत। यह गैर तुर्की था और गैर तुर्की होने की वजह से इसको अमीर ए आखूर के पद पर नियुक्त किया गया। अमीर ए आखूर का मतलब होता है घुड़शाला का अध्यक्ष। बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी उस समय। तो घुड़शाला का अध्यक्ष याकूत को बनाया, जो एक गैर तुर्की था। यह बात उन तुर्की लोगों को पसंद नहीं आई कि तुर्की लोगों के प्रभाव को कम किया जा रहा है। जो लोग रजिया के फेवर में नहीं थे उनको तो बर्फ में लगाया गया उठा उठाकर, मतलब जहां कम प्रभाव की पोस्ट थी वहां पहुंचा दिया गया। और जो लोग रजिया के फेवर में थे उनको महत्वपूर्ण पद दे दिए गए और ज्यादा महत्वपूर्ण पद गैर तुर्की लोगों को दिए गए। तो एक तो इस वजह से तुर्की लोग भड़क गए। दूसरा, यह भी सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि रजिया और याकूत, वही जमालुद्दीन याकूत जिसको अमीर आखूर बनाया था, तो रजिया और याकूत के मध्य प्रेम संबंध थे, बहुत गहरे प्रेम संबंध थे। और यह बात भी उन लोगों को और ज्यादा नाराज कर गई कि गैर तुर्की लोगों को ऊंचे पदों पर पहुंचाया जा रहा है और एक गैर तुर्की व्यक्ति से रजिया के प्रेम संबंध है। ऐसा भी बताया जाता है कि भटिंडा का जो गवर्नर था, जिसका नाम था अल्तूनिया, वो और रजिया बचपन के मित्र थे। लेकिन अल्तूनिया को जब ये प्रेम संबंधों वाली बात पता चली तो अल्तूनिया ने भी विद्रोह कर दिया। हालांकि मेरी समझ में अल्तूनिया के विद्रोह का कारण ये प्रेम संबंध नहीं होगा, ये एक राजनीतिक कारण होगा, जिसके संबंध में अभी मैं आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं। तो यह समझ में आया कि रजिया जब शासिका बनी तो किस तरीके से उसको परेशानियों का सामना करना पड़ा और इन समस्याओं को काउंटर करने के लिए रजिया ने क्या क्या कदम उठाए। हालांकि रजिया एक योग्य योद्धा तो थी, क्योंकि जब मुल्तान और लाहौर का जो इख्तेदार था कबीर खां, उसने जब विद्रोह किया रजिया के विरुद्ध कि एक महिला के शासक को महिला को शासक के तौर पर मैं स्वीकार नहीं करता, तो रजिया ने उस ओर आक्रमण किया, वो लाहौर की ओर गई। बाद में कबीर खान को समर्पण करना पड़ा, तो रजिया ने उससे लाहौर तो छीन लिया लेकिन मुल्तान का क्षेत्र उसके पास रहने दिया। तो एक योग्य शासक तो थी, योग्य सेना नायक भी वो थी, योग्य कूटनीतिज्ञ भी वो थी। कैसे, थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेता हूं, फिर विषय को हम और आगे बढ़ाएंगे। दरअसल जब रजिया शासिका बनी थी तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था निजामुल मुल्क जुनैदी, जो रजिया के पिता इल्तुतमिश के शासनकाल के समय प्रधानमंत्री हुआ करता था। उसने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू किया। उसने कुछ लोगों का एक गुट बना लिया, 4 या 5 लोगों की संख्या बताई जाती है। इन लोगों का एक गुट बनाया जो रजिया के विरुद्ध अंदर ही अंदर षड्यंत्र करते थे। तो रजिया ने बड़े कूटनीतिज्ञ तरीके से इस समस्या को काउंटर किया। उसने ये बात फैलवा दी, ये बात प्रचारित करवा दी कि इन 4-5 लोगों में से 2-3 आदमी ऐसे हैं जो रजिया से मिले हुए हैं। अब वो 4-5 लोग अपने आप को शक की नजर से देखते थे कि पता नहीं हम 4-5 में से कौन रजिया से मिला हुआ होगा। तो इस अफवाह से ही रजिया ने इस ग्रुप को भंग कर दिया। अब विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अल्तूनिया की ओर चलते हैं। तो खैर, अमीर तो नाराज थे। दिल्ली में रजिया का हालांकि खुलकर विरोध नहीं हो रहा था, लेकिन इन अमीरों ने जो दूर दूर के जो इख्तेदार थे उन इख्तेदारों को इशारा करना शुरू किया कि आप लोग विरोध करो, विद्रोह करो, हम अंदर ही अंदर आपको सपोर्ट करेंगे। और इसी तरह का एक विद्रोह और विरोध किया भटिंडा के इख्तेदार अल्तूनिया ने। अब अल्तूनिया ने क्यों विद्रोह किया, तो दोनों कारण मैंने आपको बता दिए। एक वो प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने वाला और दूसरा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति। हालांकि मुख्य कारण यही समझ में आता है कि अल्तूनिया को भी कुछ ना कुछ चाहिए था प्रॉफिट, इसीलिए उसने विद्रोह किया। अब उसने जब विद्रोह किया तो रजिया उसके विद्रोह को दबाने के लिए भटिंडा की ओर गई, लेकिन वहां वो पराजित हुई और रजिया को बंदी बना लिया गया। अब रजिया जब बंदी बना ली गई और ये खबर दिल्ली में पहुंची तो वहां के रईस, वहां के अमीर, वहां के सरदार भी ये चाहते थे कि वो बंदी बना ली जाए। अब बंदी बना लिया तो दिल्ली में उन्होंने रजिया के ही एक भाई बहराम शाह को शासक बना दिया और साथ ही साथ ये भी तय कर लिया कि तू कहने कोई शासक है, तू कहने कोई मुखोटा है, लेकिन निर्णय किनका चलेगा, इन 40 लोगों का, जिसको तुर्काने चहलगानी कहा जाता था। तो एक नई पोस्ट बनाई गई और उस पोस्ट का नाम था नायब ए मुमालिकत। और इस नायब ए मुमालिकत की पोस्ट पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया, वो था इख्तियारुद्दीन ऐतगिन।
तो रजिया है बठिंडा में, उसको बंदी बना लिया गया है। वो अल्तुनिया जिसने ये विद्रोह किया सारा सब, उसके हाथ में तो कुछ नहीं आया, उसको तो ठेंगा मिला। दिल्ली वालों ने सब ने अपनी अपनी कुर्सियां बांट ली। बहराम शाह को एक मुखोटा सुल्तान बना दिया, बाकी एतगीन जो है वो बन गया नायब ए मुमालिकत, मतलब मुख्य कर्ता धर्ता वही था, सुल्तान कहने को ही था, बाकी नायब ए मुमालिकत एक प्रकार से प्रधानमंत्री आप समझो कि सारी सत्ता के निर्णय पर्दे के पीछे से वही लेगा, कहने की बात ये थी। तो और बाकी के जो रईस थे, बाकी के जो अमीर थे, उन्होंने अपनी अपनी पोस्ट बांट ली। अब अल्तुनिया को लगा कि मैं तो मूर्ख बन गया, मैंने विद्रोह भी किया, रजिया को बंदी भी बनाया, शासक किसी और को बना दिया और सबने अपनी अपनी कुर्सियां बांट ली। तो देखो रजिया की कूटनीति को समझो, रजिया ने इस मौके का भी फायदा उठाया और अपने अंतिम समय में भी जब वो बंदी बनी हुई है तो भी उसने उम्मीद को नहीं छोड़ा। हालांकि यहां से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जब बहुत असफलताएं हाथ लगे तो भी उन असफलताओं में भी, निराशाओं में भी आशा की एक किरण तो जिंदा रहती है। तो रजिया ने क्या किया, इस मौके का फायदा उठाया और अल्तुनिया से शादी कर ली। शादी किस लिए की कि दोनों का गठबंधन हो जाएगा, दोनों मिलकर अब दिल्ली पर हमला कर देंगे। लेकिन हालांकि ये योजना सफल नहीं हो पाई, दोनों ने शादी कर ली, अटैक भी किया, लेकिन ये कैथल जो एक स्थान आता है वर्तमान में हरियाणा में, वहां कैथल स्थान पर ये पराजित हो गए। और इनकी मृत्यु के संबंध में अलग अलग थ्योरी है। एक तो एक कहा जाता है कि कैथल स्थान पर ये पराजित हुए और इनकी हत्या कर दी गई दोनों की, और यह भी थ्योरी है कि जब ये पराजित होकर वापस लौटे पीछे की ओर गए तो इनके पास सेना नाम मात्र की बची थी और रास्ते में डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी। किसकी? अल्तुनिया की और रजिया की। तो अब आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि रजिया और याकूत जिनके प्रेम संबंधों के बारे में कहा जाता था, तो उस याकूत का क्या हुआ? तो रजिया जब बठिंडा की ओर गई थी अल्तुनिया के विद्रोह का दमन करने के लिए, तो रजिया को तो बंदी बना लिया गया था और याकूत की हत्या कर दी गई थी। तो इस वीडियो में हमने देखा कि रजिया में एक योग्य शासक के सारे गुण तो थे, लेकिन वो लंबे समय तक शासन इसलिए नहीं कर पाई कि वो एक महिला थी और उस समय की कट्टर मानसिकता वाले सोच के लोगों को यह बात तो कतई पसंद नहीं आई कि एक महिला हम पर शासन कैसे करे। और जहां तक बात रही प्रेम प्रसंगों की, तो हालांकि कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि ये जो प्रेम प्रसंग थे रजिया और याकूत के मध्य के, इनकी वजह से लोग और ज्यादा नाराज हुए, जो तुर्की लोग थे। हालांकि मेरे हिसाब से रजिया के लंबे समय तक शासन न करने का कारण ये प्रेम प्रसंग होने की बजाय राजनीतिक ज्यादा समझ में आता है। और सबसे महत्वपूर्ण उस समय के समाज में, और अगर हम कहें तो आज के भी समाज में, हालांकि पहले जितना तो नहीं, लेकिन उस समय के समाज में महिला की एक गौण प्रतिष्ठा भी इसका एक मुख्य कारण हमको देखने को मिलती है। खैर, अगला कोई विषय देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।